सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और कमेंट करिए और साथ ही साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतनी वीडियोस आपको अच्छे मिलते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। इसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। ठीक है, ओवल शेप का मतलब होता है इस तरीके का अंडाकार। और ये कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये प्रश्न नीट में आते हैं, बेसिकली याद रखिएगा। इसकी लेंथ जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की बात करें तो जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये साइड शेप में कितने होते हैं? ये ओवल शेप में होते हैं और नंबर में ही 2 होते हैं, 1 और 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टेस्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस कवर्ड होता है। डेंस कवर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घनी कोशिकाओं से या लेयर से ये कवर्ड होता है। और ये जो डेंस कवरिंग है टेस्टिस के ऊपर, ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इन 3 लेयर को क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले जो है वो है ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्लियर हो गया। पहली जो लेयर है वो कहलाती है ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरी है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये दूसरी हो गई। तीसरी जो है वो है ट्यूनिका वेसिकुलेरेसा। ट्यूनिका वेसिकुलेरिस। ठीक है, तो 3 हो गई। ओवल शेप का ये होता है 1 और 2। ये लेंथ हो गई 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ हो गई 2 से 3 सेंटीमीटर। ये डेंस कवरिंग होती है और ये 3 लेयर्ड होती है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेसिकुलेरिस। तो ये 3 तरीके की लेयर पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर की। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ा कि डेंस कवरिंग होता है। उसमें इस तरीके से 200 कंपार्टमेंट होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कितने होते हैं? तो 250 होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब हम बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट। और इन 250 कंपार्टमेंट को हमने क्या कहा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक लोब्यूल की। 250 लोब्यूल है, हम एक लोब्यूल की बात करने जा रहे हैं। अब तो एक लोब्यूल में 1 से 3 तरीके की इसमें हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक लोब्यूल की। वन लोब्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो इस 1 लोब्यूल में 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिनमें क्या होता है? इन सब में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आई सभी को? तो स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है?
देखो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट हो गए? 250 कंपार्टमेंट। 250 कंपार्टमेंट में इसमें हम एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक लोब्यूल की। एक लोब्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्स पाया जाता है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया सभी को? जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं और इसे याद रखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या कहेंगे उनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है आपकी मेल जर्म सेल। जर्म सेल किसको कहते हैं? जो कि गैमेट का निर्माण करती है। इसको कहेंगे क्या? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये याद रखिएगा, ये स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को दो प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। पहली है मेल जर्म सेल जो कि स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, और दूसरी है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? मियोटिक डिवीजन जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? समसूत्री। ठीक है, माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी सेम रहती हैं, इनमें कोई भी विभाजन हाफ नहीं होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में यदि आपके पास 20 क्रोमोसोम है सेल में, जनक कोशिका में, पेरेंट्स कोशिका में, तो उसके जब गैमेट्स बनेंगे तो 10 इधर आ जाएंगे, 10 इधर आ जाएंगे, मतलब ये अभी हैप्लॉइड हो गई। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन का एक मैं आपको सीरीज पूरा वीडियो डालूंगी, आप उसमें ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया कि मेल जर्म सेल जो कि स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, इसमें होता है मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन से बनती है नंबर ऑफ गैमेट्स। ये नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, अगुणित होते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 मिलियन तक बनती हैं। ठीक है, एक बार स्पर्मेटोगोनिया के एक बार डिवीजन से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये हो गया मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा हमने। इस तरीके की ये प्रोसेस कंटिन्यू हुई जिसमें 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने कहा क्या? स्पर्म कहा। अब हम बात करेंगे दूसरी कोशिका की। दूसरी कोशिका कौन सी है? सर्टोली कोशिका। अब हम दूसरी कोशिका की जब बात कर रहे हैं सर्टोली कोशिका की, तो सर्टोली कोशिका में किस तरीके की प्रोसेस होगी, अब हम ये यहाँ पे उसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखेंगे। सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? जो स्पर्म बने हैं, ठीक है, जो स्पर्म निर्माण हुआ है, इस निर्मित स्पर्म को पोषण देने का कार्य, पोषण देने का कार्य किसका होता है? सर्टोली कोशिका का होता है। ये क्लियर हो गया होगा? समझ में आ गया? तो सर्टोली कोशिका समझ में आ गई। पहली अपन ने देखी मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहा। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। और दूसरी है सर्टोली कोशिका जो कि किसका निर्माण कर रही है?
ये निर्माण नहीं करती, ये स्तंभ जो बने हुए हैं उनको पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं, ये सारी प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब हम आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो एरिया होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो एरिया हो गए, ये अंदर वाला हो गया, ठीक है, और ये बाहर वाला हो गया। ये कौन हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत सी रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं, बहुत सी रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं। वाहिकाओं का मतलब होता है ब्लड वेसल, ठीक है, बहुत सी रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं। और साथ ही साथ इसमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को कहते हैं इंटरस्टियल सेल। इंटरस्टियल सेल, या जिसे दूसरी भाषा में लीडिंग सेल कहा जाता है, लीडिंग सेल कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का एरिया है उसमें बहुत सी रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है, इंटरस्टियल सेल पाई जाती है, और इस इंटरस्टियल सेल को और दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहा जाता है। ये लीडिंग सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लीडिंग सेल क्या कर रही है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन, ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करती है। इस टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन, या जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन बना रही है, लीडिंग सेल बना रही है। ये प्रश्न आता ही आता है। लीडिंग सेल को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, इंटरस्टियल सेल कहते हैं। लीडिंग सेल किसका निर्माण कर रही है, टेस्टिकुलर हार्मोन का। टेस्टिकुलर हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन बना रहा है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ लीडिंग सेल में एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल भी इसमें पाई जाती हैं। इम्यूनोलॉजिकल सेल जैसे कि CMI पाई जाती होंगी, जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट्स आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी मैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल का भी संश्लेषण वहाँ पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेस्टिस और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के फंक्शन की। तो टेस्टिस के फंक्शन नॉर्मली हम देखते हैं, टेस्टिस का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो ये क्या करता है, सबसे पहला इसका काम होता है स्पर्म के प्रोडक्शन का। ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा ये क्या करता है, ये मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण या संश्लेषण करने का काम करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये किसके फंक्शन हो गए, ये हो गए फंक्शन टेस्टिस के। तो यहाँ पर आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया टेस्टिस और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है जिसमें कि ये इंटरस्टियल सेल है। ये इंटरस्टियल सेल अभी अपन ने देखा, इस इंटरस्टियल सेल को और दूसरी नाम से कैसे जानते हैं, लीडिंग सेल के नाम से। और ये जो इस इंटरस्टियल सेल या लीडिंग सेल है, ये क्या करती है, ये मेल हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसका नाम है एंड्रोजन। ये स्पर्मेटोगोनिया है जो अपन ने अभी देखा था, मेल जर्म सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बन रहा था, एक स्पर्मेटोगोनिया जैसे मेल स्पर्मेट जर्म सेल कहते हैं और दूसरी सर्टोली सेल। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसी का मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन जैसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं और ये है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का काम क्या है, ये सर्टोली कोशिका का काम है
बने हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, ये बोर्ड में आपके प्रैक्टिकल में भी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये डायग्राम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के डायग्राम के लिए।